17 सितंबर 1945 ये वो तारीख थी जब फैजाबाद उत्तर प्रदेश में मौजूद एक संत की मौत हो जाती है। नाम गुमनाम बाबा। उनकी मौत के 2 दिन बाद शाम लगभग 6:30 बजे फैजाबाद की सरयू नदी के घाट पर उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। इस अंतिम संस्कार की खासियत ये थी कि किसी भी सामान्य इंसान को गुमनाम बाबा का चेहरा देखने नहीं दिया। क्यों? यही से शुरू होते हैं वो तर्क वितर्क जो कुछ अधूरी कड़ियों को जोड़ते हैं। कौन सी थी वो कड़ियां? जानने से पहले सुनते हैं गुमनाम बाबा के गुमनामी भरे जीवन को। जैसे कि नाम ही दर्शाता है, गुमनामी बाबा की जिंदगी भी पूर्ण रूप से रहस्यमय थी। वे अपने पूरे जिंदगी में बहुत कम लोगों से मिले। उनका सबसे रहस्यमय काम था थोड़े थोड़े वक्त पर अपना किराए का मकान बदलना। यहां तक कि उनके पर्सनल नौकर भी कुछ महीनों बाद बदल जाते। उनकी मौत के बाद कुछ लोगों ने जब उनके कमरे की तलाशी ली तब ऐसी ऐसी बातें सामने आई जिससे फैजाबाद ही नहीं बल्कि पूरा देश चौंक गया। दरअसल गुमनाम बाबा के कुछ बक्सों को खोला गया तब अचानक ये चर्चा शुरू हो गई कि गुमनाम बाबा कोई और नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस थे। वैसे देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस का जीवन भी कुछ कम रहस्यमय नहीं था। उनका भारत से अंग्रेजों को चकमा देकर जर्मनी पहुंचना और जर्मन से समुद्री रास्ते से जापान जाना और वहां पर आजाद हिंद सेना का गठन करना किसी रहस्य से कम नहीं था। बोस का ये रहस्यमय सफर का अंत भी कुछ रहस्यमय तरीके से ही हुआ। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सिस पावर्स ने एलाइड पावर्स के सामने हथियार डाल दिए थे, मगर एक्सिस पावर्स का बचा इकलौता देश जापान अभी भी आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। यही वो समय था जब सुभाष चंद्र बोस भी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ जापान की मदद से भारत में मौजूद ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे रहे थे। मगर 6 और 9 अगस्त 1945 में अमेरिका की ओर से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले की वजह से जापान को मजबूरन इस वर्ल्ड वॉर से पीछे हटना पड़ा। जापान के विड्रॉल करते ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। बस अधूरा था तो वो सुभाष चंद्र बोस का एक सपना, वो सपना जिसे वे आजाद भारत के रूप में साकार होते हुए देखना चाहते थे। मगर फिलहाल जरूरत थी अंडरग्राउंड होने की। ऐसे में बोस एक एस्केप प्लान के साथ ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे से 18 अगस्त 1945 को दोपहर के करीब 2:30 बजे उड़ान भरते हैं। उनका सफर ताइहोकू से मंचूरिया तक का था। इस सफर के दौरान उनका विमान लापता हो गया। बोस के प्लेन के लापता होने से कई सवाल सामने आए। उनके साथ मौजूद आजाद हिंद फौज के अधिकारी ने भी यही बयान दिया कि बोस की मौत इस प्लेन क्रैश में ही हुई थी। मगर बात तब पलटी जब ताइवान सरकार ने यह दावा किया कि उस रोज कोई विमान हादसा नहीं हुआ था। इस बयान से एक बात तो साफ थी, जब कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं तो ये कैसे कहा जा सकता है कि बोस की मौत ठीक उसी ही दिन हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की मौत इसलिए भी एक रहस्यमय बनी हुई है कि आजादी के बाद खुद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई सालों तक बोस के घर पर जासूसी करवाई। आईबी के एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें यह आदेश थे कि बोस के घर आने और जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए, साथ ही साथ चिट्ठियों या फिर टेलीफोन्स को भी ट्रेस किया जाए। कई जानकार यहां तक कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस से इतना करीब होते हुए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात पर यकीन नहीं था कि वाकई में सुभाष चंद्र बोस उस प्लेन क्रैश में मरे थे या फिर नहीं। यही वजह है कि आजादी के बाद भी वो सुभाष चंद्र बोस को ढूंढने में लगे हुए थे। बाद में आईबी द्वारा बोस के मौत से जुड़ी 37 फाइलों को लोगों के सामने सार्वजनिक रखा गया, जिसमें से यह साफ था कि वाकई सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में ही हुई थी। नेताजी के समर्थकों का यह मानना था कि सुभाष चंद्र बोस आजादी के समय तक जिंदा थे, मगर इस बात का कोई पुख्ता सबूत अब तक उनके पास नहीं था। मगर फैजाबाद में मौजूद गुमनाम बाबा को देख लोग इस नतीजे पर पहुंचने लगे कि हो ना हो यह सुभाष चंद्र बोस ही है जो गुमनाम बाबा का भेष लेकर फैजाबाद में रह रहे थे।
इन दोनों चेहरों को जरा गौर से देखें। इनमें से एक चेहरा सुभाष चंद्र बोस का है और दूसरा चेहरा गुमनाम बाबा का। गुमनाम बाबा की दाढ़ी को अगर नजरअंदाज किया जाए तो ये हूबहू सुभाष चंद्र बोस की तरह ही दिखता है। खैर, चेहरे की बात तो छोड़ दीजिए। वैसे लोग ये अक्सर कहा करते हैं कि हमारे शक्ल जैसे इस दुनिया में 7 और लोग होते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि गुमनाम बाबा सुभाष चंद्र बोस का कोई हमशक्ल होगा। मगर जब भी हम गुमनाम बाबा के कमरे से मिले सामान पर नजर डालते हैं तो हमें कुछ समय के लिए ही सही हमशक्ल की इस बात की थ्योरी को भूलना पड़ता है। असल में जो सामान गुमनामी बाबा के कमरे से मिला था उसमें कोलकाता में हर साल 23 जनवरी को मनाए जाने वाले सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन की तस्वीरें थी। लीला राय के मौत पर मनाए जाने वाले शोक सभाओं की भी तस्वीरें थी। नेताजी की तरह पहने जाने वाले गोल चश्मे, आजाद हिंद सेना की वर्दी और बोस के जीवन से जुड़ी कुछ निजी तस्वीरें भी थी। बोस का यह सामान किसी भी हमशक्ल के पास होना इत्तेफाक नहीं माना जा सकता। साथ ही साथ स्थानीय लोगों द्वारा यह दावा भी किया गया कि ये गुमनामी बाबा हिंदी के साथ साथ बंगाली भी अच्छे से बोल सकते थे। वैसे हम ये सभी जानते हैं कि बोस मुख्य रूप से बंगाल के रहने वाले थे। यही से गुमनाम बाबा का यूं बंगाली बोलना कुछ हद तक स्ट्रेंज मालूम पड़ता है। कुछ जानकार यहां तक कहते हैं कि गुमनाम बाबा हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी के साथ साथ जर्मनी भी फर्राटेदार बोल लेते थे। इस बात को साबित करने के लिए उनके कमरे से मिली कुछ जर्मन किताबें ही काफी है। जब यह सारा सामान एक साथ बरामद हुआ तो धीरे धीरे गुमनाम बाबा की कहानियां मशहूर होने लगी। ऐसे में गवर्नमेंट द्वारा यह जांच की गई कि अगर सुभाष चंद्र बोस ही गुमनाम बाबा थे तो वे फैजाबाद पहुंचे तो पहुंचे कैसे। फैजाबाद के स्थानीय लोगों की माने तो ये बाबा 70 के दशक में फैजाबाद पहुंचे थे। उनके पास इसकी एग्जैक्ट तारीख नहीं है। शुरुआत में वे अयोध्या में लाल कोठी में बतौर किराएदार रहा करते, फिर कुछ ही दिनों बाद आम बस्तियों में जाकर रहने लगे। अपने आखिरी समय में गुमनाम बाबा फैजाबाद के राम भवन में 2 कमरों के मकान में रह रहे थे, जहां पर उनकी मृत्यु हुई। हालांकि अब तक ये सवाल बरकरार है कि ये बाबा फैजाबाद में कहां से आए थे। इन सामानों पर कई रिसर्च हुए, जहां सरकार द्वारा मुखर्जी आयोग का गठन किया गया। मगर सालों की मशक्कत के बावजूद भी यह आयोग ये साबित नहीं कर पाया कि नेताजी ही गुमनाम बाबा थे। इसके बाद 2 कमीशंस को यह काम सौंपा, मगर सभी ने गुमनाम बाबा को नेताजी मानने से इनकार कर दिया और छोड़ दिया एक बड़ा सवाल कि 17 सितंबर 1945 में फैजाबाद में जिस बाबा की मौत हुई, क्या वो वाकई एक बाबा थे या फिर बाबा की आड़ में खुद सुभाष चंद्र बोस। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।